ये तस्वीरें वर्ष 2009 से लेकर 2014 के बीच हैं, जब चीन के अलग अलग प्रांत और शहरों में प्रदूषण के खिलाफ 2500 से ज्यादा विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल हुई थी। जिस चीन में लोगों को सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है, वहां भी लोगों ने प्रदूषण के खिलाफ सड़कों पर उतरकर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। लेकिन आज आप जरा भारत को देखिए। भारत में हर साल प्रदूषण से 22 लाख लोग मर जाते हैं, जबकि कोविड से हमारे देश में 4 वर्षों के दौरान 5,33,000 मौतें हुई और प्रदूषण से 22 लाख मौत। इसके बावजूद प्रदूषण किसी को विचलित नहीं करता। आज भारत के 145 करोड़ लोगों में से 90 करोड़ लोग खतरनाक हवा में सांस लेने पर मजबूर हैं, लेकिन इन 90 करोड़ लोगों में से 90 लोग भी इस प्रदूषण को लेकर चिंतित नहीं हैं और ऐसा लगता है कि लोगों ने अब इस प्रदूषण को सहर्ष स्वीकार कर लिया है। और जो लोग स्वीकार नहीं भी करना चाहते, जैसे हमारे ही कुछ दर्शकों ने हमें चिट्ठियां लिखी हैं, मेल लिखे हैं और कहा है कि हम परेशान हो रहे हैं, हमारे परिवार के लोग, हमारे बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, कुछ करिए। आप कुछ करते क्यों नहीं? मीडिया से और आज तक से हमारी आखिरी उम्मीद है, सरकार तो कुछ करेगी नहीं। लेकिन वो लोग भी आप सोचिए कितने मजबूर हैं, उन्हें पता नहीं कि वो अपनी आवाज कहां उठाएं। इसलिए आज उन तमाम लोगों के लिए हम आवाज उठा रहे हैं। दिल्ली सरकार कहती है कि केंद्र सरकार जिम्मेदार है, केंद्र सरकार कहती है कि दिल्ली की सरकार जिम्मेदार है, पंजाब की सरकार कहती है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ज्यादा पराली जलाई जा रही है क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है, यूपी और हरियाणा की सरकारें कहती हैं कि पराली की समस्या तो पंजाब में है और आम आदमी पार्टी कोई काम नहीं कर रही। ऐसे में आम आदमी जाए तो जाए कहां? सांस लेने के लिए कहां जाइएगा? ऐसा लगता है कि ये सारी सरकारें, ये सारे नेता और हमारी व्यवस्था सिर्फ एक दूसरे को दोष देने के लिए है और हमारी जान की परवाह किसी को नहीं है। हमारे बच्चों की जान की परवाह किसी को नहीं है। हमारे बच्चों के फेफड़े खराब हो रहे हैं, काले पड़ रहे हैं, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं। 11 साल पहले वर्ष 2013 में जब दिल्ली में पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, तब नवंबर के महीने में प्रदूषण का स्तर 287 था, जो इस साल 13 नवंबर को 1000 से ज्यादा हो चुका है और इसमें 248% की वृद्धि हुई है। 2013 में जब केजरीवाल जी की पार्टी आई थी सत्ता में, तो क्या प्रदूषण था आप देख लीजिए, 287, आज 1000 के ऊपर है। वर्ष 2013 में दिल्ली की हवा में हर व्यक्ति प्रतिदिन 10 सिगरेट के बराबर धुएं को सांस के जरिए अंदर खींच रहा था। 10 सिगरेट पी रहे थे आप 2013 में। आज उसी दिल्ली में औसतन एक व्यक्ति 34 सिगरेट के बराबर धुएं को अंदर ले रहा है। 34 सिगरेट। आज बड़ा सवाल यह है कि जिस सरकार के कारण करोड़ों लोगों की सांसें खतरे में हैं, उनके फेफड़े काले पड़ चुके हैं, क्या उस सरकार को बर्खास्त नहीं कर देना चाहिए? उस सरकार पर क्या एक्शन हो रहा है जिसने इतने करोड़ों लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है? दिल्ली के बहुत सारे इलाके आज ऐसे हैं जहां AQI 1200 से लेकर 2100 के बीच है। जो दिल्ली के आसपास के लोग हैं वो जानते होंगे, इनमें वसंत विहार का जो इलाका है वहां तो AQI 2045 तक पहुंच गया है और इस इलाके में 6 लाख लोग रहते हैं। दिल्ली के कुछ इलाकों ने अब पाकिस्तान के लाहौर शहर के प्रदूषण को भी पीछे छोड़ दिया है। पिछले हफ्ते तक हम लाहौर का बड़ा मजाक उड़ा रहे थे कि देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है, लाहौर में क्या हो रहा है, वहां की सरकारें कुछ नहीं कर पा रही, पाकिस्तान का जो प्रशासन है बिल्कुल बेकार है। आज लाहौर को हमने पीछे छोड़ दिया और लाहौर से ज्यादा प्रदूषण दिल्ली में है। यह प्रदूषण इतना है कि इससे दिल्ली में लोगों की जीवन आयु औसतन 8 वर्षों तक कम हो रही है और दिल्ली के 2.5 करोड़ लोग मौत की तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं। फर्क बस इतना है कि उन्हें इस बात का एहसास नहीं है। हमारे देश में इस पर राजनीति के सिवा और कुछ नहीं हो रहा, जबकि यह स्थिति ऐसी है कि इस पर अब तक दिल्ली और दूसरे राज्यों की सरकारों को बर्खास्त हो जाना चाहिए था। हमारे देश में सरकारों की सबसे बड़ी निष्क्रियता यह है कि वो आम जनता के लिए नहीं बल्कि उन आंकड़ों के लिए काम करती हैं जो उसकी छवि के लिए एक पॉलिश की तरह होते हैं।
जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार का कहना है कि वर्ष 2020 में वहां पराली जलाने की 80,000 से ज्यादा घटनाएं हुई थी, जबकि इस साल सिर्फ 8,404 घटनाएं हुई हैं। हरियाणा में बीजेपी की सरकार कहती है कि 2021 में पराली जलाने की 6,000 घटनाएं हुई, जो अब कम होकर सिर्फ 1,082 रह गई हैं। हवा में प्रदूषण बढ़ने के बावजूद इन आंकड़ों से ऐसा लगता है कि इन सरकारों ने पराली की समस्या को लगभग खत्म कर दिया है। अब आप सोचिए, अगर पराली जलाई नहीं जा रही है, 80,000 से 8,000 पर यह आंकड़ा आ गया है, तो फिर प्रदूषण बढ़ कैसे रहा है? अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक उसका एक्वा नाम का सैटेलाइट दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे के बीच पंजाब और हरियाणा के ऊपर से गुजरता है और इसी सैटेलाइट से पराली जलाने की घटनाओं को अंतरिक्ष से रिकॉर्ड किया जाता है। उससे पता चलता है कि पंजाब और हरियाणा में कितनी पराली जलाई जा रही है। वर्ष 2015 से 2021 के बीच दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर रोकथाम के लिए 470 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इसके बावजूद दिल्ली की हवा पहले से और ज्यादा जहरीली हो गई। अगर किसी प्राइवेट कंपनी में ऐसा हुआ होता तो इसके लिए जिम्मेदार कर्मचारियों की नौकरी चली जाती, अब तक उसके सीईओ और पूरे मैनेजमेंट को बदल दिया जाता। लेकिन लोकतंत्र में सरकारों और पर्यावरण मंत्री को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज यहां एक बड़ा सवाल केंद्र सरकार को लेकर भी है। दिल्ली के आम लोग नई गाड़ी खरीदने के लिए जो रोड सेस देते हैं, यानी रोड टैक्स देते हैं, वो पैसा पर्यावरण को बेहतर बनाने पर खर्च होता है। केंद्र सरकार को इससे पिछले 7 वर्षों में 401 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, लेकिन उसने इस पैसे में से सिर्फ 99 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और यह पैसा खर्च होने के बाद भी दिल्ली का प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली इसलिए एक केंद्र शासित प्रदेश है क्योंकि यहां राष्ट्रपति भवन है, देश की संसद है, देश की सरकार यहां बैठती है, प्रधानमंत्री यहां रहते हैं, यहीं से काम करते हैं। हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट यहीं दिल्ली में है, संसद भवन दिल्ली में है। यह देश की राजधानी है। इसलिए इस प्रदूषण से आज केंद्र सरकार भी अपना पल्ला झाड़ नहीं सकती। आज सुप्रीम कोर्ट में जब इस मुद्दे पर बहस हुई तो कोर्ट रूम के अंदर जिस अदालत में यह सुनवाई चल रही थी, उस अदालत के अंदर का AQI 994 था और इस 994 के AQI में बैठकर सुप्रीम कोर्ट के जज सरकार से कह रहे थे कि वो प्रदूषण पर रोकथाम के लिए कदम क्यों नहीं उठाती। जब ये अपनी सबसे खतरनाक श्रेणी में होता है तभी सरकार क्यों जागती है। आज दिल्ली का जो AQI लेवल है, प्रदूषण स्तर जो है, दिल्ली की जो हवा है, वो खतरनाक से खतरनाक स्थिति में पहुंच गई है। इस समय जो श्रेणी है हवा की, वो खतरनाक से खतरनाक श्रेणी में है, जहरीली श्रेणी में है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सभी स्कूलों को बंद कर दिया है और कहा है कि उसके अगले आदेश तक दिल्ली में चौथे चरण की कड़ी पाबंदियां लागू रहेंगी, जिसे आप ग्रैप 4 कहते हैं। ये जो ग्रैप 4 है, इसके तहत दिल्ली में बाहर से आने वाले ट्रक और डीजल के वाहन, औद्योगिक इकाइयों और निर्माण कार्यों पर कड़े प्रतिबंध होंगे, ये बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन हमारा सवाल यह है कि प्रदूषण बढ़ने के बाद सिर्फ इन पाबंदियों को लागू करने से, और वो भी थोड़े दिनों तक लागू करने से, क्या हासिल होने वाला है? कि मशहूर पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ को तेलंगाना सरकार का नोटिस और शराब, हिंसा और अपराध को बढ़ावा देने वाले गानों पर हमारा हाल ही का विश्लेषण इतना चुभ क्यों गया है? दिलजीत दोसांझ ने अहमदाबाद के अपने कॉन्सर्ट में इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जताई है और सरकारों को यह चुनौती दी है कि क्या भारत के अलग अलग राज्यों की सरकारें शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का साहस दिखा सकती हैं। दिलजीत दोसांझ का कहना है कि सरकार जो कहती है कि मैंने शराब के ऊपर गाना बनाया और गाया और मैं शराब को प्रमोट कर रहा हूं, मेरी चुनौती है सरकारों को कि अगर वो मुझ पर यह आरोप लगा रहे हैं कि मैं शराब को प्रमोट करता हूं, शराब को बढ़ावा देता हूं युवाओं में, तो क्या सरकारें शराब पर प्रतिबंध लगाने की हिम्मत कर सकती हैं? तो ऐसा लगता है कि दिलजीत दोसांझ ने हमारा ब्लैक एंड व्हाइट में वो विश्लेषण देख लिया था, उन्हें कुछ बातें चुभ गईं और उन्होंने उसी का जवाब दिया है। पहली बात तो यह है कि दिलजीत दोसांझ की ईमानदारी की हम कद्र करते हैं। वो चाहते तो इस पर चुप रह सकते थे बाकी सिंगर्स की तरह, बाकी एक्टर्स की तरह, लेकिन उन्होंने जो भी उनके दिल में आया, कम से कम उन्होंने अपनी बात लोगों तक पहुंचाई है।
और ये बात उनकी काबिले तारीफ है, अच्छी बात है। इसका मतलब उनका जो ज़मीर है, उनकी जो आत्मा है, वो जिंदा है। वो सोचते हैं, समझते हैं, वो देश के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, और जो उनके बारे में कहा जा रहा है उसे भी ध्यान से सुनते हैं, उसका संज्ञान लेते हैं। इस पर उनकी तारीफ होनी चाहिए। अब देखिए, दिलजीत दोसांझ ने जो बयान दिया है, उसकी वजह से अब देश में एक नई बहस छिड़ गई है। वो कहते हैं कि क्या सरकारें देश भर में शराब को बैन करेंगी? अगर वो बैन करती हैं तो फिर वो भी नहीं गाएंगे शराब के ऊपर गाना। हमारे देश में गुजरात, बिहार, नागालैंड, मिजोरम और लक्षद्वीप को छोड़कर बाकी किसी राज्य में शराब की बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जितनी चाहे शराब बेचिए, जितनी चाहे शराब पीजिए। और अश्लील गाने भी चल रहे हैं आजकल खूब। सोचिए, जिस भारत में शराब की लत के कारण हर साल 3 लाख लोग मर जाते हैं, क्या उस भारत में गानों के जरिए शराब को प्रमोट करना किसी भी रूप में सही हो सकता है? हमारे देश के तमाम कलाकारों और सिंगर्स को यह बात समझनी होगी कि यह मामला इन गानों को अवैध बताने का नहीं है, बल्कि यह मामला अनैतिक होने का है। 2 श्रेणियां हैं। दिलजीत दोसांझ अगर शराब को लेकर गाना बनाते हैं और गाते हैं, क्या यह अवैध है? क्या यह किसी कानून का उल्लंघन है? क्या उन्हें जेल हो जाएगी? क्या यह अपराध है? जवाब है बिल्कुल नहीं। यह कोई अपराध नहीं है। यह उनकी क्रिएटिव फ्रीडम है। युवा आते हैं उनके शो में, मजा करते हैं, एंजॉय करते हैं उनके म्यूजिक को। बहुत सारे युवा रोने लगते हैं, तो सोचिए उनका यह जादू है कि वो आंखों से आंसू तक निकाल देते हैं। तो सोचिए जो वो कहते होंगे वो युवाओं के मन पर, दिल पर कितना प्रभाव करता होगा। अगर दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में लोग रोने लगते हैं तो आप अंदाजा लगाइए वो कितने प्रभावशाली होंगे, कितने बड़े इन्फ्लुएंसर होंगे। वो आज हमारे देश के युवाओं को कुछ भी कह दें तो युवा आंख बंद करके शायद मान लेंगे, खासतौर पर वो जो उनके कॉन्सर्ट में जा रहे हैं। इसलिए उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है। ये अवैध नहीं है, लेकिन अनैतिक जरूर है। और अनैतिक बात की कोई सजा नहीं दे सकता अदालत में, वो तो खुद उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। आज हमारे देश में अलग अलग भाषा के सभी सिंगर्स, दिलजीत दोसांझ की बात नहीं कर रहा, सभी सिंगर्स और कलाकारों के सामने ये चुनौती है कि क्या वो शराब, हिंसा, ड्रग्स, अपराध और महिलाओं के प्रति अश्लीलता को बढ़ावा दिए बिना ऐसा गाना बना सकते हैं जो उतने ही हिट हो जाएं, उतने ही क्रिएटिव हों, उतने ही कलात्मक हों, उतने ही मधुर हों, जितने कि ये गाने होते हैं जो कि अश्लील होते हैं, जिसमें शराब को बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें ड्रग्स को बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें अपराध को बढ़ावा दिया जाता है। इसलिए आज हमारा ये चैलेंज है, हमारी चुनौती है देश के सभी सिंगर्स को, देश के सभी फिल्म वालों को, गायकों को, लिखने वालों को, कि क्या आप बिना अश्लीलता के, बिना शराब को प्रमोट किए, बिना अपराध को प्रमोट किए हिट गाना बना सकते हैं? बनाकर दिखाइए। और अगर आपने बना दिया तो हम मान लेंगे कि आप वाकई में असली कलाकार हैं। क्या आप सस्ते गाने छोड़कर अच्छे क्रिएटिव गाने बना सकते हैं और फिर उसे हिट करा सकते हैं? करा के दिखा दीजिए। हमारे देश में कई एक्टर ऐसे हैं जो समाज के प्रति अपने नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए पान मसालों के विज्ञापन में काम नहीं करते, गुटखे के विज्ञापन में काम नहीं करते, जबकि ये एक्टर ऐसा कर सकते हैं। एक्टर 2 प्रकार के हैं हमारे यहां, आपने देखा होगा। एक वो जो गुटखे के विज्ञापन में काम करते हैं और एक वो जो मना कर देते हैं। राहुल गांधी और विपक्षी दलों के लिए सेफ का मतलब है तिजोरी और बीजेपी के लिए सेफ का मतलब है हिंदुओं की सुरक्षा। आज राहुल गांधी ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक नया आइडिया निकाला। बड़े क्रिएटिव तरीके से उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप देखिए, संगीत ही नहीं, फिल्में ही नहीं, राजनीति में भी बहुत क्रिएटिव तरीके आ रहे हैं। राहुल गांधी बड़े नए नए तरीकों को खोज कर लाते हैं, वो वीडियोस बनाते हैं, वो खुद भी एक कलाकार की तरह क्रिएटिव तरीके से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपने साथ एक तिजोरी लेकर आए और इस तिजोरी पर लिखा था, एक हैं तो सेफ हैं। राहुल गांधी ने इस तिजोरी के अंदर से 2 पोस्टर निकाले और कहा कि अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो फिर गौतम अडानी बिल्कुल सेफ हैं। और यहां सेफ का मतलब उन्होंने इस तिजोरी को बताया है, आप भी देखिए।